जिस दिन से सरकार के खिलाफ ये ताजा छात्र आंदोलन शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पर जिसे देखिए वही 1973 के उस एलडी कॉलेज के छात्र आंदोलन की दास्तानें बांचने में लगा हुआ है कि कैसे छात्रों के एक आंदोलन ने इंदिरा गांधी का गुरूर तोड़ा था, कैसे छात्रों के एक आंदोलन ने देश की राजनीति बदल के रख दी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर उनमें से कोई भी इस आंदोलन की वो दो कहानियां नहीं सुना रहा है जिनके बगैर भारतीय इतिहास का यह सबसे बड़ा छात्र आंदोलन कभी सफल हो ही नहीं सकता था। इनमें से एक दास्तान तो उस मुख्यमंत्री के उस अकथनीय बलिदान की दास्तान है जिसका जिक्र हमने थंबनेल पे किया है, और दूसरी दास्तान तो ऐसी कहानी है जिस कहानी को समझे बगैर किसी भी मजबूत सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा किया जा ही नहीं सकता है। और शायद इस दास्तान को समझे बगैर ही बीते 12 बरस में मोदी सरकार के खिलाफ जितने भी आंदोलन किए गए हैं वो किए गए हैं। यही वजह है कि बीते 12 बरस से नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ किया गया कोई भी आंदोलन अपने मुकाम जितनी जन स्वीकारता या जनास्था नहीं हासिल कर सका है। अब जानता हूं जिस तरह का माहौल चल रहा है उस तरह के माहौल के बीच आपकी दिलचस्पी पहली दास्तान से ज्यादा अब दूसरी दास्तान में हो चुकी होगी। तो आइए पहले आपकी इसी जिज्ञासा का शमन किए देते हैं। तो देखिए, अगर आप 1973 के एलडी कॉलेज वाले छात्र आंदोलन की टाइमलाइन पर गौर करेंगे तो यह आंदोलन पहली दफा शुरू हुआ था 1973 के सितंबर अक्टूबर के महीने में मोरबी के इंजीनियरिंग कॉलेज से, जहां कुछ छात्रों ने खराब फर्नीचर और फीस वृद्धि को लेकर कॉलेज प्रशासन के सामने धरना दिया था, जिस धरने को दमन पूर्वक कुचल दिया था कॉलेज प्रशासन ने करीब 40 छात्रों को सस्पेंड कर। यही वजह थी कि जब उसी वर्ष 1973 के दिसंबर के महीने में एलडी कॉलेज के छात्रों ने मेस के खाने के दाम की वृद्धि और हॉस्टल के कमरे के किराए की वृद्धि को लेकर कॉलेज प्रशासन के सामने धरना दिया, तो कॉलेज प्रशासन ने शुरुआत में उसे गंभीरता से ही नहीं लिया। मगर जब आगे चलकर एलडी कॉलेज के कुछ छात्रों का वो छात्र आंदोलन समूचे एलडी कॉलेज का छात्र आंदोलन बना तो कॉलेज प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया, मगर समाधान की ओर नहीं गया, बल्कि सरकार की परोक्ष सहायता से पुलिसिया दमन कार्रवाई के सहारे एलडी कॉलेज के छात्र आंदोलन का दमन करने की कोशिश की, जिसके चलते छात्रों का आक्रोश और भड़का। और चूंकि एलडी कॉलेज के इस दमन कार्यक्रम में सहायता तत्कालीन गुजरात सरकार ने परोक्ष रूप से दी थी, इसीलिए आगे चलकर एलडी कॉलेज से बढ़कर गुजरात विश्वविद्यालय तक पहुंच चुकी इस आंदोलन की आग ने अब एलडी कॉलेज के कॉलेज प्रशासन के बजाय तत्कालीन गुजरात सरकार के तख्त को धधकाना शुरू कर दिया। और जैसे ही इस आंदोलन का निशाना गुजरात सरकार बनी, पहले से ही गुजरात सरकार के खिलाफ किसी ऐसे ही आवाज उठने के अवसर की ताक में बैठे हुए कर्मचारी यूनियन, मजदूर यूनियन, स्टाफ यूनियन और तमाम गुजरात के एनजीओज ने एक झटके में इस छात्र आंदोलन को अपनी ताकत और अपना समर्थन दोनों दे दिया, जिसके चलते ही चंद हफ्तों के भीतर भीतर कॉलेज प्रांगण से उठी हुई इस चिंगारी ने दावानल का रूप ले समूचे गुजरात को धधकाना शुरू कर दिया। मगर 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 यहां तक की कहानी तो आपको हर कोई सुनाता है, मगर इसके बाद की दास्तान में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तत्कालीन गुजरात सरकार को इस आंदोलन से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इसलिए चूंकि यह आंदोलन तब तक महज छात्र आंदोलन था, इससे आम जनता जुड़ ही नहीं रही थी। इसीलिए जनवरी के दूसरे पखवाड़े के शुरुआती दिनों में इस छात्र आंदोलन के अगुआ छात्रों ने एक खास रणनीति बनाई गुजरात की आम जनता को अपने इस आंदोलन से जोड़ने के लिए। गुजरात के इस छात्र आंदोलन के अगुआ छात्रों ने 8 बिंदुओं वाला अपना एक मेमोरेंडम तैयार किया, जिसमें महंगाई, रोजमर्रा की चीजों के दाम में वृद्धि, तेल के दाम में वृद्धि, बसों के किराए में वृद्धि जैसे आम जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे अपने आंदोलन में शामिल किए, जिससे जनता आहिस्ता आहिस्ता इसे जुड़ने लगी। और इसके बाद गुजरात के छात्र आंदोलन के कुछ अगुआ छात्र अपने इन 8 बिंदुओं वाले मेमोरेंडम को लेकर पहुंचते हैं पटना, और वहां जेपी को अपने इस आंदोलन की वजूहात और अपने इस आंदोलन के उद्देश्यों को लेकर कन्विंस करते हैं। और इसके बाद जब जेपी इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद देते हैं, तब कहीं जाके ये गुजरात का छात्र आंदोलन गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन बनता है, इससे आम जनता जुड़ती है। तो बात आपको समझ में आई ना? इस कहानी के सहारे आप ये समझ सकते हैं कि जब तक किसी आंदोलन की
उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे, जनता उससे नहीं जुड़ेगी। जब तक उस आंदोलन के उद्देश्य आम जन सरोकारों से जुड़े हुए नहीं होंगे, जनता नहीं जुड़ेगी। और तीसरी बात, किसी भी आंदोलन के अगुआ के तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो वरिष्ठ हो, समाज में उसकी बुद्धिजीवी के तौर पर छवि हो, जो गैर सियासी हो और जिसकी सत्यनिष्ठा पर सुई जितना संदेह भी ना किया जा सके। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने मंच पर जगह ना दे दीजिए जिस पर बड़े आराम से सरकार आक्षेप लगा के आपके समूचे आंदोलन को कलंकित कर सके। ठीक, अब चलते हैं हमारे इस सत्र की दूसरी और उस दास्तान पर जिसका जिक्र हमने थंबनेल पर किया है, यानी हिंदुस्तान के इतिहास में छात्रों के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले उस मुख्यमंत्री की दास्तान जिसे शायद आज छात्र ही भूल चुके हैं। तो इस मुख्यमंत्री की दास्तान असल में छुपी हुई है इसी एलडी कॉलेज के आंदोलन के भीतर। जिस नवनिर्माण आंदोलन का करिश्मा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुजरात की तत्कालीन चलती चिमन भाई पटेल की सरकार के 80% विधायकों ने सरकार से पल्ला झाड़ लिया था इस आंदोलन के दबाव के चलते। मगर 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 कहानी में ट्विस्ट अब भी बाकी था इस छात्र आंदोलन की, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद इस जन आंदोलन का जो मकाम था, यानी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री का इस्तीफा, वहां तक ये छात्र आंदोलन पहुंचता हुआ नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल पर इंदिरा गांधी का वरद हस्त लगा हुआ था और इंदिरा दबाव के आगे झुकना जानती नहीं थी, ये बात किसी से छिपी नहीं थी। यही वजह थी छात्र आंदोलन के नेताओं ने एक रोज मुलाकात की बंबई के उस पूर्व मुख्यमंत्री से जिसका ताल्लुक, जिसकी जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई थी। छात्र आंदोलन के नेताओं ने बंबई के उस पूर्व मुख्यमंत्री को अपने इस आंदोलन की समूची राम कहानी सुनाई, वजह गिनवाई, कैसे यह आंदोलन यहां तक पहुंचा ये गिनवाया और इसके बाद अपनी चिंता भी जाहिर की। जिस चिंता को सुनने के बाद बंबई के उस पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पास आए हुए युवा छात्रों को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। और इसके बाद अगली सुबह बंबई का वो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली स्थित अपने 5 बंगलो एवेन्यू यानी अपने आवास पहुंच कुछ मीडिया वालों को बुला उनके सामने यह ऐलान करता है कि वो अभी इसी वक्त से आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं तब तक के लिए जब तक इंदिरा गांधी अपनी जिद नहीं छोड़ती हैं और गुजरात की अपनी कांग्रेस सरकार भंग नहीं करती हैं। शुरुआत में इंदिरा ने इसे हल्के में लिया, मगर जब वक्त गुजरने लगा और हर गुजरते लम्हे के साथ इस बंबई के पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, विपक्षी नेताओं का तांता जुटने लगा, तो इंदिरा की पेशानी पर बल पड़ने लगे। और उधर अपने लिए आमरण अनशन कर रहे इस वयोवृद्ध के बलिदान की अद्भुत अंतर कथाओं ने गुजरात में मंद पड़ रहे छात्र आंदोलनकारियों के उत्साह को एक दफा फिर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, जिसके बाद गुजरात के हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि चिमन भाई पटेल की सरकार लकवाग्रस्त होकर मूक दर्शक हो बस उस आंदोलन को देखने के लिए मजबूर थी। और इधर दिल्ली में लगातार हर गुजरते लम्हे के साथ इस वयोवृद्ध मुख्यमंत्री के आवास पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, विपक्षी नेताओं का जमघट बढ़ता जा रहा था। हालात यहां तक पहुंचने लगे थे कि इंदिरा की अपनी सरकार के कुछ नेता भी इस वयोवृद्ध के बंगले पर नजर आने लगे थे, जिसके बाद मजबूरन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतिम विकल्प के तौर पर अपने युवा तुर्क चंद्रशेखर को इस समझाइश के साथ इस वयोवृद्ध मुख्यमंत्री के पास भेजा कि जाकर समझा दीजिए उन्हें, अनशन छोड़ दें, कुछ भी हो जाएगा मगर इंदिरा नहीं मानेगी। आप यकीन मानिए चंद्रशेखर खुद अपनी आत्मकथा में दर्ज करते हैं कि जब मैं उस दिन उनके समक्ष बैठा और उनकी आंखों में आंखें डालकर मैंने उनसे कहा कि आप तो इंदिरा जी को जानते हैं, वो नहीं झुकेंगी, अगर आपको कुछ हो गया तो देश का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इसीलिए अनशन छोड़ दीजिए। तब उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर इतनी दृढ़ता से मुझसे कहा कि मैंने अपनी जान पहले ही अपने सूबे के छात्रों को दे दी है, अब अगर भगवान की यही मर्जी है कि वो हमें ऐसे ही उठा ले तो फिर ऐसे ही उठा ले, मगर ये अनशन तो नहीं टूटेगा। अब या तो मेरी सांसें रुकेंगी या इंदिरा अपनी जिद छोड़ेंगी। आप यकीन मानिए उस वयोवृद्ध मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर की आंखों में आंखें डालकर यह बात इतनी दृढ़ता से कही थी कि चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैं वहां से सीधा भागता हुआ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास पहुंचा और मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा,
मैडम झुक जाइए, मान जाइए, वो आदमी मर जाएगा मगर अनशन नहीं छोड़ेगा। और अगर उसे कुछ हो गया तो इस देश के हालात इतने प्रलयंकारी बनेंगे कि आपसे क्या भगवान से नहीं संभलेंगे। इसके बाद कहीं जाकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अहम का हिमालय पिघलता है और इंदिरा अपनी जिद छोड़ गुजरात सरकार भंग करने का आदेश देती हैं और इस वयोवृद्ध का आमरण अनशन टूटता है और गुजरात के छात्र आंदोलनकारियों को अपने आंदोलन का मकाम हासिल होता है। वैसे उम्मीद करता हूं आप सबको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ही चला होगा कि बंबई के ये पूर्व मुख्यमंत्री कोई और नहीं, गांधी के अनन्य सिपाही और सच्चाई और ईमानदारी के सनक की हद तलक के उपासक वही मोरारजी भाई देसाई थे, जिन्होंने आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार भी संभाला था।